हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। वेक्टर्स के फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को समझा था और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसका एप्लीकेशन भी समझा था, फिजिक्स में वेक्टर का एप्लीकेशन कहां पे होता है। आज वेक्टर्स के 3rd लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट समझेंगे, कितने तरह के मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स होता है वो समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन हम समझते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने स्केलर से। क्या ऐसा कर सकते हैं? एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ। वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर के पास क्या है? एक नंबर। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक वेक्टर, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये मैंने लिखा ए, बताओ वेक्टर है स्केलर? तो देख के बता सकते हो ये स्केलर है। कैसे? इसके टोपी पे एरो नहीं है, सर पे एरो नहीं है। क्यों? अगर सर पे एरो होता है तो क्या होता है? वेक्टर का साइन है ये। अब ये वेक्टर है। इस ए वेक्टर को मान लीजिए मैंने एन से मल्टीप्लाई किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड बिकम्स एन टाइम्स, मैग्नीट्यूड बिकम्स एन टाइम्स, इसका मैग्नीट्यूड एन टाइम्स बढ़ गया। एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन सेम। पक्की बात है, डायरेक्शन सेम ही रहेगा। यस, इफ एन इज पॉजिटिव। अगर ये एन पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन सेम रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझते? देखो, फिजिक्स से एग्जाम्पल से समझते चलो। जैसे मान लो मैंने लिखा एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। तो यही तो है वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन। ये रहा ए वेक्टर। ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? मास से। मास क्या है? स्केलर। एक स्केलर नंबर से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ये फोर्स बन जाता है। फिजिकली अलग चीज डिफाइंड हो गया, लेकिन एक बात समझिए, आप जानते हैं स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ए वेक्टर के पैरेलल ही होता है एफ वेक्टर। और मास तो देखो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे एक और फॉर्मूला, किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो Q इंटू ई टाइम्स उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? Q इंटू ई टाइम्स। अब ढंग से समझना, यहां पे कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब ये असल में वेक्टर क्या है, फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है बस। तो देखो, अगर Q पॉजिटिव है, Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव, देन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q टाइम्स F को डिफाइन करेगा, और यहां पे F इज पैरेलल टू E, F इज पैरेलल टू E। F का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम होगा। Q के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। Q क्या है? Q एक स्केलर है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो निगेटिव हुआ तो क्या होगा? डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन किसी वेक्टर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। यहां पे देखिएगा, F इज एंटी पैरेलल टू E। एग्जैक्टली F आगे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगा। अब इसको मैथमेटिकली समझाता हूं। देखो, मैथमेटिकली से समझाता हूं। देखो, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है? या फिर अच्छे से समझो, एक्सेलरेशन वेक्टर ये है। फाइंड फोर्स इफ m इज इक्वल टू 3 kg। लो, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ये रहा, मास ये है, तो बताओ फोर्स कितना होगा? तो फोर्स वेक्टर क्या होता है? अरे भाई, ये तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, m इंटू ए वेक्टर। मतलब एक स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन। स्केलर की वैल्यू बोलो 3 और एक्सेलरेशन वेक्टर बोलो क्या है? 2i कैप प्लस 4j कैप। रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 6i कैप। देखो, ये 3 मल्टीप्लाई टू 6 प्लस 8j कैप। ये आंसर आएगा, न्यूटन नंबर। ये आंसर आ गया। समझ आया आपको? ये आगे देखिए, इफ मान लीजिए एक बी वेक्टर लिखता हूं, बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है? फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी और एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब समझिएगा कि वी वेक्टर ये दिया हुआ है 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ए वेक्टर ये दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ए और बी में रिलेशन बताओ, ऐसे कैसे रिलेशन निकाल लेते हैं यार? ए और बी के बीच का एंगल बताओ, ऐसे कैसे एंगल पता चलेगा? देखो, बिना हेवी कंसेप्ट के, कोई लेंदी कंसेप्ट रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है, बस तुम वेक्टर को थोड़ा देखा तो करो सवाल सॉल्व करने से पहले। इसको देखो 6i कैप 4j कैप 2k कैप, एक काम करो लिखो बी को और बी को यही लिखो और इसमें से 2 कॉमन निकालो। जब 2 कॉमन निकालोगे तो ये क्या होगा बोलो? 3i कैप माइनस 2 कॉमन निकाल लिया j कैप प्लस 2 कॉमन निकाल लिया k कैप। ये होगा या नहीं होगा? अच्छे से सोच के बताओ। होगा। और देखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप क्या है? ये ए वेक्टर है। तो तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अरे यार, ये बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के बराबर आ रहा है। बताओ दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। एंगल बोलो 0 डिग्री। सर 0 कैसे? अरे भाई, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर से डबल है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सीधा लिखा हुआ है ना, देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो क्या आपको फिजिकली समझ आ रहा है कि अगर एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। और अगर वो नंबर निगेटिव है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन को एग्जैक्टली कहां कर देगा? अपोजिट कर देगा। जैसे अब ग्राफिकली समझो, मान लो ये वेक्टर है ए, ग्राफिकली भी समझो ये वेक्टर है ए और मैं कहता हूं 2a वेक्टर बताओ, तो भाई साहब डायरेक्शन तो वही रहेगा, लेंथ इसका 2a टाइम्स हो जाएगा। अच्छा माइनस 2a वेक्टर बताओ। अरे यार क्या बात करती, देखो माइनस 2a वेक्टर ये होगा। तो मान लो इस a को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा। माइनस 2 और 2a का देखो लेंथ बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना? तो स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा जितने स्केलर से मल्टीप्लाई किया। जैसे देखो मास से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 गुना हो गया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा देखिए, वेक्टर बाई, अच्छा एक वेक्टर को स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट भी वेक्टर ही आएगा। रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या है? वेक्टर है। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या है? वेक्टर है। ऐसे देखिए एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए टाइम स्केलर है, उसको एक वी वेलोसिटी से वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या होगा? वेक्टर होगा। तो एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? वेक्टर ही आने वाला है। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर मतलब नंबर है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन पे अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड n टाइम्स बढ़ जाएगा और वेक्टर ही रहेगा उसका रिजल्टेंट। अच्छा वेक्टर बाई स्केलर करेंगे तो क्या होगा? सेम मैनर है, ये कोई खास बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन करो डिवीजन करो, बात तो एक ही है। वेक्टर बाई स्केलर क्या होगा? वेक्टर होगा। जैसे इसको डायरेक्टली हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है और मैंने बोला कि साहब मुझे a/2 वेक्टर बताइए। तो यहाँ से देखिएगा a/2 वेक्टर का मतलब है इसका लेंथ आधा हो जाएगा और डायरेक्शन एग्जैक्टली आगे ही रहेगा, मतलब 2 से डिवाइड किया। अच्छा -2 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो इसका लेंथ उतना ही रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी वेक्टर को वेक्टर से ही डिवाइड कर दो तो क्या होगा? अनडिफाइंड, नॉट पॉसिबल। ये भी समझ में आना चाहिए बेटा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशन क्या है। अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कर देंगे ना तो ये फिजिकली डिफाइंड नहीं होगा। तो स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। ठीक है बेटा, अब अपने को क्या पढ़ना है समझिए। वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मेन तो वही है। मान लो एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, रिजल्ट आ गया स्केलर। क्या ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट स्केलर आ जाएगा? हाँ, फिजिक्स में कई जगह हमने ऐसा देखा है कि दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जब इंटरैक्ट करता है तो उनका रिजल्टेंट स्केलर आ जाता है। ये हमने वेक्टर में नहीं देखा। वेक्टर तो एक सपोर्टिंग टूल है, वेक्टर में वही चीजें हम लोग इन्वेंट करा है वेक्टर के थ्योरी में। वेक्टर पहले से था कि फिजिक्स पहले से था? मुझे बताओ अच्छे से सोच के।
फिजिक्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा था कि वेक्टर पहले से एग्जिस्टेंस में था? अरे भाई फिजिक्स पहले से था। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, तो नेचर में जो होना था वो तो पहले से हो रहा था। वेक्टर हमने एक ऐसा टूल डेवलप किया जो कि जो फिजिक्स में हो रहा है उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। तो वेक्टर फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सुनना मेरी बात, वेक्टर फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिजिक्स में जो कुछ भी हो रहा था उसको आसानी से समझने के लिए हमने वेक्टर बनाया। हमने क्या बनाया? वेक्टर बनाया। क्या पहले वेक्टर आया कि पहले फिजिक्स आया? वेक्टर में ऐसा होता है इसलिए फिजिक्स में ये होगा? नहीं, फिजिक्स में ऐसा होता है इसीलिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए आसानी से मैं तो समझ गया। मेरी बात सुन सर, जब आपको पता ही था फिजिक्स में ये चीज होता है तो अब क्या समझना है ना। मैं तो समझ गया ना, अब तुम्हें समझाना है। अब तुम्हें समझाने के लिए मैं अगर डायरेक्ट फिजिक्स की बातें करूं तो समझ नहीं आएगा। तो इस भाषा को, इस कंसेप्ट को तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए एक आसान सा कुछ टूल डेवलप किया गया, वो वेक्टर है। वेक्टर में देखो ऐसे समझना, दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्ट स्केलर होगा। ये वेक्टर की थ्योरम नहीं है, सुनना ढंग से। कई ऐसी बातें नहीं लिखा होता, लेकिन इसको कंसेप्चुअली समझो। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, उसका रिजल्ट वेक्टर होगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट स्केलर हो जाता है, उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर हो जाएगा, उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये वेक्टर का इन्वेंशन है, मतलब ये सब वेक्टर है और इसी से फिजिक्स एक्सप्लेन होगा, ये नहीं है। फिजिक्स में ऐसा हो रहा था इसीलिए वेक्टर में हमने ऐसा बनाया ताकि हम फिजिक्स की चीजों को आप तक पहुंचा सके। समझिएगा प्लीज। देखिए, मान लीजिए वेक्टर है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? वेक्टर के साथ। रिजल्ट क्या हो गया? स्केलर। इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। और ऐसा भी होता है कि मान लो वेक्टर है, इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट वेक्टर ही रहा। रिजल्ट क्या रहा? वेक्टर ही रहा। इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पे स्केलर का प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर स्केलर प्रोडक्ट नाम क्यों है? क्योंकि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट रिजल्ट स्केलर आता है, एंड दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है रिजल्ट में? वेक्टर। इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको दूसरे नाम से क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो अपन पहले पूरी चर्चा करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। किस पे चर्चा करेंगे बेटा? डॉट प्रोडक्ट पे। अब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बनाया गया मैथमेटिक्स में? क्या फिजिक्स में ऐसा कुछ था क्या कि दो वेक्टर इंट्रैक्शन के बाद स्केलर बन जाते थे और दो वेक्टर कुछ अलग से, दो वेक्टर इंट्रैक्शन के बाद वेक्टर रह जाते थे? बिल्कुल। और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेक्टर बनाया। देखो, मान लो कि ए वेक्टर यहां पे और वी वेक्टर आगे, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है साहब? थीटा। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करा? सुनो, कहता है डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले लो, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले लो, ये बी वेक्टर बेटा, ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले लो तो यहां से यहां तक होगा ए कॉस थीटा, और ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर लोगे तो ए साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कहता है कि दोनों के पैरेलल कंपोनेंट को लेके मल्टीप्लाई कर लो। तो ए और बी पैरेलल तो नहीं है, बी तो इधर है, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए कॉस थीटा इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा, और साहब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये जो रिजल्ट है ना वो स्केलर होगा, इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ए और बी का। ए और बी का डायरेक्शन कहां होगा इससे कोई मतलब नहीं। ये जो टर्म होगा ना वो स्केलर होगा, जहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कॉल्ड थीटा। मतलब ये सिंपली है प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर। दोनों वेक्टर का एक दूसरे की तरफ जो पैरेलल कंपोनेंट है उससे लेके मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता था, कंपोनेंट
ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए का कंपोनेंट बी की तरफ लिया और बी से गुना कर दो, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या होगा, ए कॉस थीटा, या बी का कंपोनेंट ए की तरफ लोगे तो ये आएगा बी कॉस थीटा इंटू ए, तो बी कॉस थीटा इंटू ए, तो बात वही रह गया। इसको एग्जैक्टली ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, किसका कंपोनेंट है, बी वेक्टर का, ए की तरफ इंटू ए कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। ऐसा क्यों करा, और हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसका कंपोनेंट इसकी तरफ लो और दोनों कंपोनेंट का दोनों का पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो सीधा। ऐसा इसीलिए करा गया कि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का और वो v वेलोसिटी से x की तरफ जा रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊं, ठीक है ना, और बॉडी यहां से चल के यहां तक साहब डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां तक बॉडी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन बताओ क्या होगा। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट जब हटाया होगा तो ये हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। तुमने यही पढ़ा होगा डायरेक्ट, क्योंकि 9th क्लास में आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं जानते होंगे, तो आपने ये पढ़ा होगा कि एफ एस कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ऐसा क्यों, तो सुनो, अगर मैं एफ फोर्स का दो कंपोनेंट देखूं, एक एक्स की तरफ देखूं तो ये एफ कॉस थीटा होगा, और वाई की तरफ देखूं तो ये होगा एफ साइन थीटा। अब मेरी बात समझना, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको एक्स डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, या एक्स डायरेक्शन के मोशन में फोर्स के कौन से कंपोनेंट का इफेक्ट आएगा, एक्स के मोशन में कौन सा फोर्स इफेक्टिव होगा, तो एफ का कंपोनेंट एक्स वाला एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा ऊपर है साहब, एक्स के मोशन में वाई के फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगा ना वाई में मोशन करा सकता, लेकिन वाई में ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा, तो वर्क डन जो होगा उसका ये कंपोनेंट फोर्स का काम नहीं आएगा, उसमें वर्क डन जो होगा उसमें इस एफ साइन थीटा का कोई काम नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स में जा रहा है तो फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट ही काम आएगा, तो एक्स में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स में, और फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट तो एफ कॉस थीटा इनटू एस ये हो जाएगा, और जो वर्क है वो होता है स्केलर, लेकिन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों होता है वेक्टर। ये फिजिक्स में ऐसा हो रहा था, क्या फिजिक्स में ऐसा भी होता है कि एक्स एक्सिस एक वेक्टर एक्स में और दूसरा वाई में तभी इफेक्टिव होगा, हाँ, यहां पे दोनों ही वेक्टर, कौन सा दोनों वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट ही इफेक्टिव है। तो डॉट प्रोडक्ट कहता है कि जब भी दो वेक्टर इंटरैक्ट करे और उनका पैरेलल कंपोनेंट ही एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा हो तो डॉट प्रोडक्ट आप यूज करेंगे और दोनों का पैरेलल कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। तो अपने को क्या करना होता है, एफ का एस के डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, एफ कॉस थीटा, उसको एस से मल्टीप्लाई कर दो, एफ कॉस थीटा इंटू एस, यह जाएगा आपका वर्क। अच्छा मान लो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अभी आप तो फिजिक्स ज़्यादा नहीं पढ़े हो तो एक छोटा सा एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ऐसे देख लो, मान लो ये मैंने बनाया नट समझते हो ना, नट, और यहां पे एक रिंच लगा दिया बेटा, समझना, यहां से तुम्हें वेक्टर का प्रोडक्ट समझ आएगा, थोड़ा सा समझना, ये मैंने रिंच लगा दिया, क्लियर है डायग्राम। अब इस रिंच पे यहां से ये रिंच है तुम्हारा, बढ़िया देखो ये रिंच है, अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो क्या होगा, तो क्या होगा सर, ये बाहर निकल जाएगा रिंच, ये नट को खोल नहीं पाएगा। अच्छा, अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो क्या होगा, तो रिंच पे नट पे इधर फोर्स लगेगा लेकिन घूमेगा नहीं। तो कब घूमेगा ये, मान लो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट नट, अरे नट तो फिक्स है यहीं पे घूमेगा, तो यहां से कितने डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा हूं मैं, आर पे। अब यहां पे कितना भी फोर्स मैं इस आर के एंटी पैरेलल या आर के डायरेक्शन में लगा लूं ये नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, देखो ऐसे ही खोलते हो ना बेटा, रिंच को फिक्स करा और ऐसे घुमाया, मतलब इधर पोजीशन इधर और फोर्स इधर होना चाहिए। अगर तुम फोर्स इधर ना लेके इधर लोगे तो कभी खोल नहीं पाओगे। अच्छा सर इधर ले लिया तो क्या होगा, तो ढंग से देखना, अगर मान लो तूने फोर्स इधर ले लिया और ये पोजीशन वेक्टर है, तुमने जो महसूस किया उसी को समझा रहा हूं मैं, फिजिक्स नहीं समझा रहा, ठीक है ना। तो ये आर वेक्टर है, जहां जितने दूर पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स मैंने इधर लगाया है, ये एंगल हो गया थीटा। आर वेक्टर देखो, आर आगे है और एफ वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। एफ का कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा और एफ का कंपोनेंट ऊपर जाएगा एफ साइन थीटा। अब ईमानदारी से सोच के बताओ,
कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इसको घुमाने के लिए इफेक्टिव है? एफ साइन थीटा। मतलब वो फोर्स जो आर के परपेंडिकुलर, जो पैरेलल हो, काम नहीं आ रहा। समझना, यहां पे तुम्हें फिजिक्स दिखेगा। मतलब सर फिजिक्स में ऐसा भी होता है कि इधर वाला आर ले रहे हो तो फोर्स परपेंडिकुलर वाला लोगे, हाँ, पैरेलल वाला नहीं लोगे। वो दोनों इंटरेक्ट करके इसको खोल ही नहीं पा रहा है। इसको घुमाने का काम कौन कर रहा है? इसको घुमाने का काम कर रहा है एक्स वाला आर और वाई वाला फोर्स। तो इस तरह से जब मान लो कोई दो वेक्टर इंटरेक्ट कर रहा हो, मान लो कोई ए वेक्टर इधर हो, बेटा ऐसे समझना, बी वेक्टर ही ले लो, बी वेक्टर इधर हो और ए वेक्टर इधर हो और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो यहां से ए का दो कंपोनेंट होगा, एक आगे की तरफ ए कॉस थीटा, ये मेरे काम का है ही नहीं, एक ऊपर की तरफ होगा ए साइन थीटा। और असल में जब किसी भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करता हो तो उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, और उसको डिफाइन करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ, ए साइन थीटा इंटू बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल फिजिकल फील आया कि नहीं है? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का एक दूसरे से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेके गुना कर दो। बस ये कहानी अभी समझा रहा हूं मैं आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली मतलब ये वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा ये वेक्टर ही आएगा, स्केलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर लगाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा ऊपर तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, नीचे लगाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका डायरेक्शन सेंस हुआ, डायरेक्शन सेंस हुआ ना बेटा। यहां पे तुम देखोगे देखो ये ए वेक्टर है, तो बी का कंपोनेंट इसकी तरफ ले लो तो ये आएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा और इनटू ए, तो एक ही बात हो गया, इसमें एक ही बात है, एक ही सेंस है। लेकिन यहां पे डायरेक्शन होता है, इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है तो फिर से समझो, या ए का कंपोनेंट बी की तरफ लो या बी का कंपोनेंट ए की तरफ लो, बात एक ही है। और ये वैसे भी स्केलर दे रहा है, ये रिजल्ट क्या है? स्केलर्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहां पे आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन और एफ क्रॉस आर का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। इसीलिए डायरेक्शन है, ये वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन होगा, इसलिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाता है। तो मेरा एम बस इतना था कि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट क्यों करते हैं वो फील आ गया। किसी भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते ही क्यों है? क्योंकि कभी कभी फिजिक्स में ऐसा देखा गया कि दो वेक्टर जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनका पैरेलल कंपोनेंट इंटरैक्ट करता ही नहीं है, उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटरैक्ट करता है, तो ए साइन थीटा इंटू बी होगा या बी साइन थीटा इंटू ए होगा। लेकिन कभी कभी फिजिक्स में देखा गया कि दो वेक्टर जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनका पैरेलल कंपोनेंट ही इंटरैक्ट करता है, इसलिए हमने दो वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर दिया। दो वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट क्या देता है? स्केलर देता है। और रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली पैरेलल कंपोनेंट एक दूसरे की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, एक दूसरे की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, परपेंडिकुलर मतलब साइन थीटा आएगा। क्या इतना समझ आया? बेसिक फंडामेंटल। मैं तुम्हें कोई बहुत लेंथी मैथमेटिक्स नहीं समझा रहा, कंसेप्ट बस बताया। क्रॉस प्रोडक्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन बताया है और डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन बताया है। क्या यहां तक आपको समझ आ गया है? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, आगे समझिए। ठीक है, बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे जब स्केलर आ जाए तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसमें दोनों वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें रिजल्ट स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट वेक्टर रह जाए उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटरैक्ट करता है, इफेक्टिव होता है, उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इंटरैक्ट कर पाता है, इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, एंड पैरेलल कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। चलो अब देखो, यहां समझो, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मान लो थीटा 0 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर,
थीटा 0 किसके बीच है, ए और बी के बीच है, मतलब ए और बी एग्जैक्टली पैरेलल है और पैरेलल को ही मल्टीप्लाई करना था और वैसे भी cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू होगा ए बी, और वैसे ही पैरेलल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना और दोनों पैरेलल ही हो जाए तभी तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अच्छा अगर थीटा 90 डिग्री रख दो, मतलब ये है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट हो जाएगा 0। अच्छा थीटा अगर 180 डिग्री हो सर, तो थीटा अगर 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री होता है -1, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा निगेटिव माइनस ए बी, ठीक है ना। अभी ये माइनस डायरेक्शन को नहीं बता रहा, माइनस एक निगेटिव मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। जैसे देखो अगर मैं थीटा को 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट 90 से कम रखूं तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, और अगर मैं थीटा को 90 से बड़ा बट 180 के बराबर या उससे कम रखूं तो डॉट प्रोडक्ट आपका आएगा निगेटिव। ऐसा क्यों, तो सुनो डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है cos थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है पॉजिटिव। जैसे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हो जाती है निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या हो जाती है निगेटिव। इसलिए एंगल को 0 से 90 तक रखोगे, 90 नहीं रखना, 90 पे तो 0 हो जाएगा, 0 से लेकर के 90 से पहले तक रखोगे तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और 90 से ज़्यादा और 180 तक रखोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट, ये एक वर्ड है बट इसका मतलब कंपोनेंट ही होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए का कंपोनेंट बी की तरफ। तो देखिएगा ध्यान से, मान लो फिर से मैं ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, दिख जाता है चीज़ें, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैं कहता हूँ कि मुझे ए का कंपोनेंट बी की तरफ चाहिए, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ जो होगा वो क्या होगा ए cos थीटा। हाँ तो ले लो ना ए cos थीटा, बट आप डायरेक्ट नहीं ले सकते अगर आपको थीटा नहीं पता। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, ए का कंपोनेंट बी की तरफ चाहिए, तो आप डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। क्या बिना थीटा के आंसर आ जाएगा? हाँ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तो थीटा आता है, तो ध्यान से सुनना, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा एक ही बात है, अरे स्केलर है, ए बी मल्टीप्लाई करो बी ए मल्टीप्लाई करो एक ही बात है। अब सुनना, ये जो ए कॉस थीटा है वही तो है ए का कंपोनेंट बी की तरफ, तो ए कॉस थीटा को ही, इस ए कॉस थीटा को ही हम लोग कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका मतलब यही है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी। किसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं अपन? ए का। किसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं अपन? ए का। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके देखोगे तो असल में है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो बी वेक्टर बटा बी, मतलब बी कैप से, तो ए का डायरेक्शन किसकी तरफ आ जाएगा? बी की तरफ आ जाएगा। ए का डायरेक्शन किसकी तरफ आ जाएगा? बी की तरफ आ जाएगा। एक ही बात है ना बेटा ये। अच्छा, अगर बी का कम प्रोजेक्शन ए पे लेना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यही तो है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बी कॉस थीटा है ये क्या है? बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए। क्या लिख रहे हैं? वेक्टर लिख रहे हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है।
क्लियर है क्या, ये बात समझ आया। तो पहला एप्लीकेशन था ये वेक्टर का। दूसरा एप्लीकेशन, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल आप यहां से निकाल सकते हैं। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे समझिएगा। मान लीजिए ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, यही आपने यहाँ पे बनाया था, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मुझे ए वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर भी पता है, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो क्या करूँगा सुनिए, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करूँगा। ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी कॉस थीटा, वेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर। तो मैं यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख लूँगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। देखो ना बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। यहां से ए और बी के बीच में आप एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन तुम ये समझो कि तुम्हें अगर डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझ आया तो डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो देखिए, दो वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में पता हो, एंगल ना पता हो तो ए का कंपोनेंट दूसरे की तरफ ले सकते हैं। बिल्कुल, ए का कंपोनेंट दूसरी बी की तरफ होगा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी, और बी का कंपोनेंट ए की तरफ लेना है तो होगा बी कॉस थीटा। देखो, बी का कंपोनेंट ए की तरफ होगा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अब समझिएगा बेटा, थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा देखना। मान लो ए वेक्टर लिया मैंने और उसी वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मेरी मर्जी। एक वेक्टर लिया, खेल रहा हूं मैं, उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो क्या होगा, अगर आप किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कर देंगे, उसी सेम वेक्टर के साथ कर देंगे, तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए कॉस 0, मतलब ए स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, अगर ए इज अ यूनिट वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर को वेक्टर लिखो या कैप लिखो, एक ही बात है। तो ए कैप डॉट ए कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए कैप का होल स्क्वायर इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। किसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लोगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। क्यों यूनिट वेक्टर है, क्यों है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और सेम यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। तो 1 डॉट 1 इंटू कॉस 0, तो क्या हो जाएगा 1। तो ये तो एक टूल है। ये कैसा टूल है, ये एक यूनिट वेक्टर चेक करने का टूल है। अब कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक डॉट प्रोडक्ट ने टूल दिया कि एन कैप डॉट एन कैप इज 1। अगर किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ 1 आ जा रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ 1 आ गया, मतलब एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, देन एन कैप इज यूनिट वेक्टर। अरे यार सुनो, मेरी बात समझो, मैं समझाता हूं। एक वेक्टर लिया तूने, उसका डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कर रहे हो। इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या समझ में आई ये बात। नेक्स्ट, तो अपन इसको यूज करेंगे चेक करने के लिए। किसी वेक्टर को चेक करना है ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो फटाफट अपन चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसी का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ ले लेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसमें और चर्चा करते हैं। चलो, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप। अगर मैं आई कैप का प्रोडक्ट आई कैप के साथ ही करूं तो रिजल्ट क्या होगा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, अरे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है ये, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1, और दोनों आई कैप ही है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, cos 0 1, तो क्या होगा 1 होगा। अच्छा, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा 0। सर कैसे 0, आई इधर जे इधर, एंगल 90 डिग्री, तो लिखोगे 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90। अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड देखो, एक वेक्टर है आई कैप और ये वेक्टर है जे कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, तो इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेम लूंगा जे जे तो 1 आएगा, के कैप तो 1 आएगा।
क्लियर है ये बात? अगर मैं के कैप डॉट आई कैप लेता हूँ तो जीरो आएगा, जे कैप डॉट के कैप लेता हूँ तो जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। आई डॉट जे क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके लिखिए, यहाँ तक बेटा स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए। अपन ने कितने एप्लीकेशन बताया? 3। पहला एप्लीकेशन क्या है? एक वेक्टर का दूसरे की तरफ कंपोनेंट निकालने के लिए a डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा यूज करेंगे। ये b का कंपोनेंट a की तरफ आ गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a, ठीक है। दूसरा, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? a डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा ab। अच्छा, तीसरा ही बताया मैंने। तीसरा क्या बताया बताइए? थर्ड एप्लीकेशन क्या बताया है कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं वो चेक कर सकते हैं हम। कैसे चेक करते हैं? उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ ले लेंगे, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ ले लेंगे। अगर वो 1 आ गया, इसका मतलब वो कौन सा वेक्टर था? यूनिट वेक्टर था, ठीक है बेटा? कौन सा वेक्टर था? वो यूनिट वेक्टर था। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, 4th वन। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल है या नहीं। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, यूनिट वेक्टर नहीं है, किसी भी दो वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट 0 आ गया। अब ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है कुछ, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो कैसे 0 आ सकता है? तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अगर ए और बी दोनों 0 नहीं है तो कॉस थीटा के 0 होने से ही डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और कॉस 0 का मतलब, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? थीटा 90 डिग्री, देन थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज perpendicular to each other। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अगर आपको ऐसा पता करना है दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है मतलब परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आता है मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो पक्की बात है डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे समझना कि मान लो ए वेक्टर तुम्हें गिवन है कंपोनेंट के टर्म्स में ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये आपको पता है। अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव तो है ही। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो पता ही है मैंने आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट पैरेलल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करने से मिलता है और स्केलर है, उसके पास डायरेक्शन है नहीं, तो ऐसा होगा। ये एसोसिएटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के साथ डॉट करना है। किसका डॉट करना है? ए का। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सिंपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सिंपल मैथमेटिक्स को ये फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ए को लिख दो एज इट इज, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैंने क्या किया? सिंपल ए वेक्टर को लिखा। अब आप बी वेक्टर को लिख दो, डॉट ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर को लिखो तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसी तरीके से जब ये सम में था और ए से मल्टीप्लाई किया था तो ए बी में भी मल्टीप्लाई हो गया था और ए सी में भी मल्टीप्लाई हो गया था डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली यहां से एक उठाओ ए एक्स को, एक्स आई कैप को, वेक्टर है ये, और बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करो। तो एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू बी एक्स तो मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू बी एक्स प्लस इसी एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करो। तो अभी अभी तुमने पढ़ा है कि आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, क्योंकि आई और जे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। जे डॉट के क्या होगा? 0 होगा। के डॉट आई क्या होगा? 0 होगा। तो आई का जे के साथ डॉट 0 होगा, और इसी आई का इस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा।
अच्छा, इस जे का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जे डॉट आई जीरो, देखो 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 जे डॉट आई जीरो। अच्छा, इस जे का इस जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो होगा, तो ये होगा ए वाई बी वाई प्लस इस जे का के साथ जीरो, के का आई के साथ जीरो, के का जे के साथ जीरो, इस के का के साथ बचेगा ए जेड बी जेड। तो ये देखो इनका दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट गिवन हो तो इस तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, कंपोनेंट गिवन हो तो ये तरीका। ऐसा भी तो सवाल हो सकता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तुम्हें 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 2 एंड कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बताइए ए बी क्या होगा? अरे भाई तो इस केस में तो तू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बोलो 4, बी का मैग्नीट्यूड बोलो 2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। तो ये तो फंडामेंटल रिलेशन है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वो तो है ही। अगर कंपोनेंट के टर्म्स में गिवन हो तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कंपोनेंट के टर्म्स में गिवन हो तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब एक काम करिए, स्क्रीन पॉज करके इसको फटाफट लिख ही लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। अब मैं आपको समझाता हूं असल में वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर प्रोडक्ट है जिसपे इन नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। तो इसको पॉज करके लिख लिया तुमने? पॉज अगर नहीं किया था तो पीछे जाओ, बैक जाओ, जब मैं इस तरफ खड़ा हूं तब उसको पॉज कर लो और फटाफट क्या करो, लिख लो बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो। चलो अब अपन सवाल देखते हैं। जैसे एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, देन प्रूव दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। या चेक करो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है। बहुत सही, ए वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसको हमें चेक करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं। यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर लेते हैं और उसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट करा देते हैं। क्यों डॉट करें? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यूनिट वेक्टर है उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 1 1 और इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री 1, तो ये 1 आना चाहिए। तो चलो डॉट प्रोडक्ट लो, ए को रखो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप और इसी का डॉट प्रोडक्ट ले लो आप, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये 1 आना चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो साइन थीटा आई कैप का आई कैप का प्रोडक्ट होगा, तो बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। आई का जे के साथ जीरो, अभी सिखा है, जे का आई के साथ जीरो, जे का जे के साथ, बड़ा आसान है। इसका एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई पैरेलल को मल्टीप्लाई करना तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करोगे, जेड को जेड से मल्टीप्लाई करोगे, पैरेलल को मल्टीप्लाई करना था परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जीरो होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। क्या समझ आया आपको? ये एकदम टाइम पास सवाल था क्या? बिल्कुल। आगे देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप माइनस अल्फा के कैप, इफ ए इज यूनिट वेक्टर, if a vector is unit vector then find alpha। अल्फा की वैल्यू बताइए अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो क्या करेंगे सर? तो सुनो ध्यान से, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, इसी ए वेक्टर को सेम ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ये ए है और इसी के साथ इसी वाले टर्म को लिख दिया, मतलब इसका एक्स और इसका एक्स मल्टीप्लाई होगा और यही सेम टर्म है। तो 0.5 क्या होगा? 0.25 आई कैप 1 जे 0.4 क्या होगा? 1.6 0.16 और माइनस अल्फा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा के कैप माइनस अल्फा के कैप, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो 1 तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये और ये वाला टर्म उधर आएगा तो 0.41 तो ये हो जाएगा आपका कुछ 59 है ना। तो यहाँ से अल्फा निकल गया आपको, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर समथिंग।
ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए और सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ इफ ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस अल्फा k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप j है बेटा ये माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड अल्फा if a vector is perpendicular to b vector। देखो भाई, a vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus alpha k cap and v vector is equal to I cap minus 2j cap plus 4k cap, then find alpha if a vector is perpendicular to b vector। ये कह रहा है कि a vector and b vector एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगा। सुनिए, आप जानते हैं ना, अगर a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये तो सिखाया आपको, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये है और ये है डॉट प्रोडक्ट, तो करिए। तो a की जगह पे क्या रखेंगे आप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस अल्फा k कैप को डॉट कर दो, किसके साथ, इसके साथ, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और क्वेश्चन में यही कंसेप्ट दिया हुआ था। i का i के साथ डॉट करोगे तो ये 2 रहेगा, क्योंकि 2i कैप और i कैप 2। j का j के साथ करोगे तो 3 दूना 6, माइनस था तो -6, और ये आएगा आपका -4 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई, डॉट प्रोडक्ट मतलब x कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, पैरेलल कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। 2 1 2 3 और -2 -6 और माइनस अल्फा 4 माइनस सॉरी -4 अल्फा होगा ना यार, माइनस अल्फा एंड 4 -4 अल्फा, ठीक है। तो 4 अल्फा उधर ले जाओ, तो 2 - 6 इज इक्वल टू -4, तो अल्फा इज इक्वल टू -1। ये आपका जवाब आ जाएगा। चेक करो एक बार, माइनस अल्फा प्लस 4, तो 4 -4 अल्फा आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है। अच्छा, एक बार AIPMT में, नीट AIPMT में क्वेश्चन पूछा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब अपन ने तुम्हें बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट तो समझाया ही है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया था इधर, इज इक्वल टू √3, इसके पास डायरेक्शन होता है, उससे मतलब नहीं है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी से मैग्नीट्यूड से कट जाएगा, साइन को उधर ले आओगे, है ना, या फिर साइन को उधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 2j कैप, दो वेक्टर है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, देखिएगा। आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप डॉट बी वेक्टर -2i कैप प्लस 2j कैप। जब i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 और -2 इज -4, i का j के साथ 0, j का i के साथ 0 एंड j हो जाएगा +4। -4 एंड +4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, हेंस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, या डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आप डायग्राम से भी प्लॉट करके देखना चाहेंगे तो देखिए, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप, तो मान लीजिए ये i कैप है, ये j कैप है, ये -i कैप है।
2i कैप प्लस 2j कैप का मतलब क्या है? ए वेक्टर का x में मैग्नीट्यूड है 2i कैप और y में मैग्नीट्यूड है 2j कैप, तो एग्जैक्टली बीच में आएगा ये ए वेक्टर, और एंगल भी होगा ये 45 डिग्री। सर आपको कैसे पता? अरे भाई x में 2i कैप है, y में 2j कैप है, तो 45 ही होगा। ये माइनस 2i कैप मतलब एग्जैक्टली पीछे 2 और 2j एग्जैक्टली ऊपर 2, तो ये होगा यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे। तो बेटा ये भी 45, ये भी यहाँ से 45, तो यहाँ पे बचेगा 45, 45 देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री आ गया। तो आप डायग्राम से ग्राफिकली जो चीज़ देख रहे हैं वही आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की मदद से प्रूफ किया है, मतलब सही किया होगा। आगे देखिए बेटा सवाल, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप, फाइंड कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर। a वेक्टर का कंपोनेंट b वेक्टर की तरफ बताइए। तो सुनिए, डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a b cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ a along b, तो a का कंपोनेंट b के along होगा a cos थीटा, तो a cos थीटा आपका हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, 2i कैप i कैप, बताइए क्या होगा 2, j का j के साथ करेंगे तो -8, देखिए 4 और -2 -8, और k तो है नहीं तो ये आएगा, तो a डॉट b आ गया। अरे भाई x का x के साथ प्रोडक्ट करते हैं, y का y के साथ करते हैं, z का z के साथ करते हैं, तो इसमें z तो है ही नहीं तो i का i के साथ 2 एंड 4 मल्टीप्लाई -2 इज -8। b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो √5। कैसे बेटा? तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 √5। अब ये हो जाएगा आपका -6/√5, ये आ गया। ये क्या है? a का कंपोनेंट b के अलॉन्ग होगा 6/√5। a का कंपोनेंट, a का मैग्नीट्यूड कुछ और है, लेकिन a का मैग्नीट्यूड b के अलॉन्ग जो होगा ना वही आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? कोई भी रैंडम वेक्टर गिवन हो, मान लो a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना, एंड v वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। जरूरी नहीं कि इसमें j और k सारा हो, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल बिटवीन a एंड b, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ निकालने के लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, 0 नहीं आ रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्लियर है बेटा? फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। आई के आई के साथ करेंगे तो 8 आएगा, जे है ही नहीं, क्या है ही नहीं, तो 8 ही होगा इनका डॉट प्रोडक्ट। यस, 2i कैप 6j कैप 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट 4i कैप साथ आई कैप के साथ 8 होगा, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4, 36 और 9, 36 और 9 हो जाएगा 45। देखना भाई, 36 और 9 रूट अंडर 9 45 एंड 40 बाई 4 49, तो 49 रूट 49 और b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 6 रूट 16, तो ये होगा 8 डिवाइडेड रूट 16 इज 4, वैसे ही 4 मैग्नीट्यूड था b का, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7। ये कैंसिल होगा तो कितना होगा 2/7, तो थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये था ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/7, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/7। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। उसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की तरफ देखने के लिए डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं चेक करने के लिए डॉट प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आया डॉट प्रोडक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए एक सवाल और करते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। अरे
ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस के बीच में कैसे एंगल निकालेंगे? तो एक बात बताओ, ए और बी दो वेक्टर है, उसके बीच एंगल निकालना जानते हो ना? तो ए वेक्टर गिवन है और जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस वेक्टर बना लो ना। जेड एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है के कैप होता है, मतलब ये मान लो ए वेक्टर और जेड वेक्टर के बीच में एंगल बना लो। वही तो जेड एक्सिस और ए वेक्टर के बीच में एंगल होगा। ये डॉट प्रोडक्ट का और एक आसान सा कंसेप्ट है कि मान लो कोई वेक्टर है और तुमको उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है, तो आई कैप और ए वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लो। कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल? ढंग से सुनना। क्या करो, ए वेक्टर डॉट जेड वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड कॉस थीटा। तो ए और जेड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो देखो ये आई का डॉट के साथ 0, जे के साथ 0, के का के साथ आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा और ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, √4 + 4 8 और 9, तो √9 और 8 √17, तो √17 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/√17, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अगर एक्स एक्सिस और ए वेक्टर के बीच में एंगल पूछता तो भी निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अगले क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन पॉज करके लिखिए।